नमस्कार। आज का सुविचार। आपके अपने लोग आपकी तकलीफ़ों में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। योर ओन पीपल ऑलवेज स्टैंड विथ यू एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स। सच्चे लोगों की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। जो लोग विपत्ति में आपका साथ दे वही सच्चे मित्र हैं। जो लोग आपकी खुशी में शामिल होते हैं और दुख आने पर आपसे दूर हो जाते हैं, वे आपके सच्चे मित्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का शब्द है टेल्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कथा या कहानी। आइए अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। द किड्स लव लिसनिंग टू फनी टेल्स। बच्चों को मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज के शब्द के बाद मिलते हैं आज की पहेली से। और पहेली है, मैं सबके पास हूँ, मुझे कोई भी खो नहीं सकता है। बताओ मैं कौन हूँ? सोचिए, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे पास भी, आपके पास भी, हम सबके पास है और वो कभी खोती भी नहीं है। हिंट दो कुछ। रंग है उसका काला। सोचने लगे? नहीं पहुंच पा रहे हैं? मैं बताती हूँ, इसका उत्तर है परछाई। परछाई हम सबके पास होती है, बस छिपी रहती है। जैसे ही हम रोशनी के सामने आते हैं, परछाई दिखाई देने लगती है। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1874 में सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन हेतु 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तभी से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया तथा सन 1876 में आज ही के दिन वैज्ञानिक ग्राहम बेल और उनके सहयोगी थॉमस वॉटसन ने पहली बार लंबे समय तक टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों के बीच 2 मील की दूरी थी। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रार्थना सभा का विशेष विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर के दिन विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। डाक दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को डाक सेवाओं और डाक विभाग के बारे में जागरूक करना है। विश्व डाक दिवस 1874 में 9 अक्टूबर के दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन करने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में मनाया गया था। 22 देशों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 1969 में जापान के टोक्यो में पुनः एक सम्मेलन किया गया और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अपने देश में आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत 18वीं सदी से पहले ही हो गई थी। 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित डाक व्यवस्था का विकास वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में किया और उन्होंने कोलकाता में एक जीपीओ की स्थापना की। चेन्नई और मुंबई के जनरल पोस्ट ऑफिस 1786 और 1793 में स्थापित किए गए। आज़ादी के समय भारत में लगभग 23,350 डाकघर थे, किंतु आज विश्व में भारत का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क बन चुका है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत भारत में 1986 में ही हो गई थी और मनी ऑर्डर सिस्टम 1880 में प्रारंभ हुआ। आइए जानते हैं विश्व के कुछ और डाक विभाग के बारे में। विश्व के अनेक देशों में डाक विभाग की व्यवस्था लागू है। उनमें से मुख्य देश कौन कौन से हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। ब्रिटेन का डाक विभाग रॉयल मेल के नाम से जाना जाता है और यह 1516 में स्थापित किया गया। अमेरिका देश का डाक विभाग यूएस मेल के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का डाक विभाग ला पोस्ट ए के नाम से जाना जाता है, जो 1576 में स्थापित किया गया। और जर्मन का डाक विभाग डूटस्चे पोस्ट के नाम से जाना जाता है। 1863 में भारत में रेल डाक सेवा का आरंभ हो चुका था। कैसी लगी डाक विभाग के बारे में ये रोचक जानकारी? आशा है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार। आज की क्विज प्रश्नोत्तरी और हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तपेदिक को बच्चों टीवी भी बोला जाता है और इसका सही जवाब है 24 मार्च।
और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब है 6 अप्रैल को। और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और इसका हमारा सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 18 अप्रैल। Hello kids, now it's rhyme time. 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury here, number 1, closest planet to the sun. Venus here, number 2, shining bright just like new. Earth here, number 3, Earth is home to you and me. Mars here, number 4, red and ready to explore. Jupiter here, number 5, largest planet that's no jive. Saturn here, number 6, with rings of dust and ice that mix. Uranus here, number 7, a planet tilted high in heaven. Neptune here, number 8, with one dark spot whose size is great. Thank you. नमस्कार, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है ऐसी सोच की, ऐसे विचारों की जिससे हमारा अंतर्भाव प्रकट होता है। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफ़िन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी तो हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली टिफ़िन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा है कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसकी इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इसका स्वाद भी मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उसका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो,
बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतना ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। कहानी बहुत रोचक है और बहुत अच्छी भी लगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर, अर्थात लिंग भेदभाव हमारे समाज की एक बुराई है। लिंग भेदभाव एक सामाजिक मुद्दा है जो हमारे सामाजिक व्यवस्था में युगों से मौजूद है। महिलाएं लैंगिक असमानता की अधिक शिकार हैं क्योंकि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की तुलना में निम्न श्रेणी का माना जाता है। इसी भेदभाव ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया है क्योंकि वे समाज में, देश में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ नहीं रह सकती। यह सिर्फ हमारे देश की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की समस्या है। लड़की को बचपन से ही शिक्षित करना अभी भी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुरा निवेश माना जाता है। इसका एकमात्र कारण अशिक्षा है क्योंकि शिक्षित समाज का सारा श्रेय शिक्षित महिलाओं को जाता है क्योंकि माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभाव का निषेध करता है। परंतु वास्तविक बदलाव तो तभी संभव है जब हमारे समाज का पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार शुरू कर दे। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम को अचीव करने वाले कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 के गणित विषय के लिए एलो कोड M110 और 111 यानी M110 और 111 के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों के बारे में किस तरह से जानकारी दी जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में किस तरह से गतिविधियां कराई जाएं। अच्छा बच्चों, ये किताब देख रहे हैं ना? देखो ऊपर से देखो। जैसे ये किताब का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, आपको अपने कक्ष में ऐसी कोई आकृति नजर आ रही है? देखो चारों तरफ नजर घुमा के। और ये आपकी गेंद है जिससे आप खेलते हैं। ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं यहां पे देखो। और ये क्या? ये तो सोचो क्या होता है ऐसा, देखो। और जरा बताओ इनको क्या बोलते हैं। जैसे ये है चौकोर, गेंद गोल होती है, और ये 3 कोनों से बनी हुई आकृति त्रिकोणी जिसे बोलते हैं। तो अभी आप सोचो कि यहां कक्ष में कौन कौन सी आकृतियां आपको ऐसी दिख रही हैं, या आपने अपने घर पर, रास्ते में, कहीं भी इस तरह की चीजें कौन कौन सी देखी हैं। सोचो और अपनी कॉपी पर लिखो और मुझे भी बताओ कि ऐसी आकृतियां आपने कहां देखी हैं और इनको हम क्या कहते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों से रोचकतापूर्ण प्रश्न करें और इसी प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए उन्हें कहें। जब वे अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बातों को गंभीरता से सुनें और आकृतियां पहचानने में उनकी मदद करें। याद रहे, आकृतियों का सीधे सीधे नाम नहीं बताना है, केवल उनको पहचानने में मदद करनी है। गतिविधियों को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। तो कराते रहिए गतिविधियां और हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे